तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ये हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री की श्रृंखला चल रही थी बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। और जो हमारी ये बुक है ये बीपीएससी घटनाचक्र 2026 की बुक है, जिसमें हम 38वीं बीपीएससी से लेकर 71वीं बीपीएससी तक के सभी पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। और साथ साथ ही बीपीएससी सीडीपीओ के जितने भी सवाल आपसे पूछे गए हैं एग्जाम में वो भी हम देख रहे हैं। इसके अलावा बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 और उसके री एग्जाम में पूछे गए सवालों को हम इसमें शामिल कर रहे हैं। तो आज की ये हमारी ज्योग्राफी की लास्ट वीडियो होने वाली है दोस्तों। हमने इंडियन ज्योग्राफी के बार कर ली है और इसके अलावा हमने जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आज की इस वीडियो के साथ जो है ये हमारी समाप्त हो जाएगी। अगले जो हमारा सेशन होगा, ये हमारा अगला सेशन जो है ये पॉलिटी का होने वाला है। या तो आपका पॉलिटी का होगा या तो आपका बिहार जी के जीएस का होगा। अब आप कमेंट के माध्यम से हम तक अपनी बात पहुँचाइए कि हम जो है सबसे पहले पॉलिटी ख़त्म करें या हम बिहार जी के जीएस ख़त्म करें। ये आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। बाकी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी जो है पूरी आपको एक कंबाइन पीडीएफ मिल जाएगी पूरे ज्योग्राफी सेक्शन की। तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दोस्तों आपको अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार जी के जीएस, जियोलॉजी, बॉटनी, इन सभी की क्लासेज आपको देखने को मिल जाएंगी। तो वहाँ से जाकर एक बार उसको भी चेकआउट करिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और चैनल पर नए हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। देखिए, आज का हमारा पहला सवाल है कि सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ अंतरिक्ष मिशन दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो है खोज दिया गया है, मतलब कौन से अंतरिक्ष मिशन जो है किस ग्रह की खोज के लिए थे, इससे आपको मिलाना है। तो चलिए हम मिलाते हैं। देखिए, कैसनी ह्यूजेंस जो था ये शनि और उसके वलय की खोज के लिए गया था, तो ये आपका पहले का जो है दूसरे से मिलान हो जाएगा। इसके अलावा जूनो जो है ये बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए गया था, तो ये आपका 2 के बाद 1 हो जाएगा। आर्टिमिस जो था ये आपका, अगर हम बात करें तो आर्टिमिस जो था ये जो है मानव अंतरिक्ष उड़ान जो है चंद्रमा से मंगल ग्रह तक था, तो ये हम इसको 4 से मिला देंगे तो 2, 1, 4। और वेरिटास जो था इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, ये शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए था, तो ये आपका 2, 1, 4, 3 2, 1, 4, 3 देखिए कौन से विकल्प में दिख रहा है, तो बी विकल्प में दिख रहा है, इसलिए हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा। 69 बीपीएससी 2023 में ये सवाल जो है पूछा गया था और इसका सही जवाब जो है बी विकल्प हो जाएगा। देखिए, कैसनी ह्यूजेंस एक अंतरिक्ष यान मिशन है जो वर्ष 2004 से शनि और उसके वलय का अध्ययन कर रहा है। जूनो एक अंतरिक्ष यान है जिसको वर्ष 2011 में बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया था। आर्टिमिस नासा का मानव रहित मिशन है और 16 नवंबर 2022 को नासा ने मानव रहित चंद्रमा मिशन आर्टिमिस को लॉन्च किया था। वेरिटास नासा का शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए नवीन मिशन है, इसे वर्ष 2028 और 2028 से 30 के मध्य जो है शुरू किया जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एस्कर और ड्रमलिन आप लोग जानते होंगे, जो बर्फ़ की आकृतियाँ बनती है इनको एस्कर और ड्रमलिन कहते हैं, और इसके संबंध में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो दिया गया है इनमें से कौन सा सही है। देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या कहा जा रहा है कि एस्कर जो है क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, तो एस्कर जो है ये क्रूड जो है बेडेड जो है बजरी और रेत की लकीरें हैं, तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट जो है सही है। दूसरा कह रहा है कि जो ड्रेमलिन है ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के ही बने होते हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। देखिए, अगला स्टेटमेंट कह रहा है अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब मैं एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आपको बताऊंगा कि क्यों ये गलत हो जाएगा। जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं और ड्रेमलिन जो है ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं, तो ये आपका चौथा भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा जो है ये आपका सही है, इसलिए बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। जब मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूँ तो एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से देखा करिए, क्योंकि यहाँ से भी सवाल आपके बन सकते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी शामिल होते हैं। देखिए, 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ग्लेशियर या हिम के पिघलने से प्राप्त जलधाराओं द्वारा मलबा के निक्षेपण से निर्मित एस्कर लंबे लंबे सकरे कटक होते हैं, जिनके किनारे तीव्र ढाल वाले एस्कर होते हैं। एस्कर की संरचना बजरी, रेत और कंकड़ पत्थर द्वारा होती है। हिमनद के निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूपों में ड्रमलिन गोलाश्म मृत्तिका द्वारा निर्मित होते हैं और इस प्रकार के ढेर या टीले होते हैं, जिनका आकार उल्टी नौका या कटे हुए उल्टे अंडे के समान होता है। अंडे की टोकरी स्थलाकृति जो है ड्रेमलिन युक्त इलाकों की विशेषता है और ड्रेमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन था। अगला सवाल देखिए, तीसरे नंबर का सवाल है, कह रहा है पर्यावरण किससे बनता है।
पर्यावरण जो है ये किससे बनता है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो पर्यावरण जो बनता है ये जीवीय घटकों से भी बनता है, भूआकृतिक घटकों से भी बनता है और अजैव घटकों से भी बनता है। तो उपयुक्त सभी जो है ये आपका सही हो जाएगा, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। पर्यावरण के 3 संगठक होते हैं, जिसमें भौतिक या अजैविक संगठक होते हैं, जिसमें स्थल वायु जल आते हैं। जैविक संगठक में पादप मनुष्य जंतु सूक्ष्म जीव आते हैं और ऊर्जा संगठक में सौरिक ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा सम्मिलित होते हैं। अगला सवाल देखिए, हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। हीट वेव का संबंध जो है, हीट वेव के संबंध में कौन कौन से कथन सही है आपको बताना है। देखिए मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान जब 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो इसको हम हीट वेव कहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैदानी इलाकों में जब टेम्परेचर जो है 40 डिग्री से ज़्यादा जाता है, ठीक है 40 डिग्री, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हीट वेव कहते हैं। और पहाड़ी इलाकों में अगर 30 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर चला गया तो हम उसको जो है क्या कहते हैं, उसको हम, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो लिखे गए हैं दोस्तों, ये दोनों उल्टे लिखे गए हैं। 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तापमान जो है ये पहाड़ी इलाके के लिए डिनोट करता है हीट वेव का, और जो 40 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर है ये मैदानी इलाकों में डिनोट करता है हीट वेव का। तो ये ना तो एक सही है ना ही 2 सही है, तो ये आपका पहला ही विकल्प इसके लिए जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए हीट वेव ग्रीष्मकाल के दौरान किसी स्थान विशेष के औसत तापमान के असामान्य रूप से अधिक हो जाने को कहते हैं। यदि मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम जो है 40 डिग्री या इससे अधिक तथा किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे जो है हीट वेव माना जाता है। अगला सवाल देखिए, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जहाँ क्या होता है, तो जहाँ जो है चूना पत्थर होता है, जहाँ क्या होता है चूना पत्थर होता है, वहीं जो है टेरा रोसा का जो है विकास होता है। याद रखिएगा ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए टेरा रोसा जो है ये लाल मृदा के लिए प्रयुक्त इटालियन शब्द है और जिसका विकास जो है चूना पत्थर के अविलेय अवशेषों से होता है। अगला सवाल देखिए, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा जो है किससे संबंधित है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 60वीं से लेके 62वीं बीपीएससी प्री 2016 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। ज्ञातव्य है कि CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत ही आती है। अगला सवाल देखिए, 7वें नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में कौन सी निग्रेटो प्रजाति का है, कौन सी जो है निग्रेटो प्रजाति का है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा सेमांग, ठीक है सेमांग हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी CDPO प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। निग्रेटो प्रजाति सबसे प्राचीन प्रजाति की श्रेणी में आती है और भारत में इस प्रजाति की कुछ जनजातियां दक्षिण भारत में निवास करती हैं। उत्तर पूर्वी भारत की नागा सेमांग जनजाति इस प्रजाति में शामिल है। अगला सवाल देखिए, निछालन प्रक्रिया संबंधित है। निछालन की प्रक्रिया जो है ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो निछालन की जो प्रक्रिया है ये दोस्तों किससे संबंधित है, तो ये जो संबंधित है ये आपका भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है निक्षेपण होता है जिससे खनिज और मिट्टी का कटाव होता है। तो ये आपका उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए निछालन प्रक्रिया द्वारा मिट्टी में विद्यमान घुलनशील पोषक तत्व तो पानी में घुल जाते हैं और साथ ही साथ पानी रिसते हुए मिट्टी में से होकर नीचे के स्तरों में पहुंच जाते हैं। भारत के अधिकतर वर्षा वाले क्षेत्रों में यह घटनाएं होती हैं। अगला सवाल देखिए, एक बरसाती दिन में शुष्क आर्द्र बल्ब तापमापी समान माप दर्शाते हैं या शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में कम माप दर्शाते हैं। तो इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा। देखिए इसमें जो शुष्क बल्ब तापमापी है ये आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दिखाते हैं, ये आपको बताना है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। थोड़ा सा टफ सवाल था, बीपीएससी स्कूल टीचर हेडमास्टर में TRE 2 में पूछा गया था। एक बरसाती दिन में शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है क्योंकि आर्द्र बल्ब वाष्पीकृत शीतलता का अनुभव करता है। अगला सवाल देखिए, क्राल एक प्रकार की निर्मित संरचना है। क्राल जो है एक प्रकार की निर्मित संरचना है, ये कहाँ पर देखने को मिलती है आपकी, तो ये दक्षिण अफ्रीका की एक संरचना है। याद रखिएगा क्राल ये दक्षिण अफ्रीका की एक संरचना है। 65वीं बीपीएससी एग्जाम प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। क्राल जो है दक्षिण अफ्रीका में लकड़ियों एवं झाड़ियों आदि से जो है मवेशियों के बाड़ों के चारों ओर सामान्यतः गोलाई में बनाई गई झोपड़ी नुमा संरचनाओं को कहते हैं। किसे कहते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका में लकड़ियों और झाड़ियों आदि से मवेशियों के लिए बाड़ों के चारों ओर सामान्यतः गोलाई में बनाई गई झोपड़ी नुमा
अगला सवाल है, जापान के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में एक सटीक कथन कौन सा है। जापान के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में एक सटीक कथन कौन सा है, ये आपको बताना है। बीपीएससी असिस्टेंट में ये सवाल पूछा गया था 2019 में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जापान ने बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के लिए समुद्र का इस्तेमाल किया है। जापान ने बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के लिए समुद्र का इस्तेमाल किया है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, जापान के प्राकृतिक संसाधनों में सर्वाधिक समुद्री मछलियाँ हैं तथा मत्स्य वहाँ का जो है प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। वहाँ खनिज संसाधन काफ़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं। वहाँ की भूमि पर वनों का बाहुल्य है। जापान ने बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने हेतु समुद्र का प्रयोग किया है। अतः जापान में प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में विकल्प ए ही कथन जो है सर्वाधिक सटीक हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विश्व में आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है। तो कहाँ पर होता है ये आपको बताना है। तो विश्व में आधे से अधिक जो है कहवा का उत्पादन अकेले जो है ब्राज़ील करता है। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प ए सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, ब्राज़ील विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जिसमें वैश्विक कॉफ़ी आपूर्ति की 40% हिस्सेदारी है। वियतनाम दूसरा बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है, जिसका विश्व के कॉफ़ी उत्पादन में लगभग 20% हिस्सा है। अगला सवाल देखिए, जापान में औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा उत्तरदायी नहीं है। जापान में औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा उत्तरदायी नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए, खनिज संसाधन की बहुलता जापान में नहीं है, इसीलिए बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। जापान में उद्योगों का विकास सबसे बड़ी जो है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 14वें नंबर का सवाल है कि सामान्यतः विश्व का सबसे सर्द मानव निवास क्षेत्र ओएमायाकोन किस देश में है। ओएमायाकोन जो है ये किस देश में है, ये आपको बताना है। जो मानव का रहने का जो है निवास क्षेत्र है और सबसे सर्द है, तो ये कहाँ पर है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा रूस में। ठीक है, रूस में है। बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, विश्व का सबसे सर्द मानव क्षेत्र ओएमायाकोन रूस में है। यह रूस के शाखा याकुतिया गणराज्य में इंडिगिरका नदी के तट पर जो है अवस्थित एक ग्रामीण बस्ती है। अगला सवाल देखिए, सुमेलित कीजिए। कह रहा है सबसे अधिक, सबसे ठंडा और सबसे गर्म, अत्यधिक वर्षा, सूखा। एक तो मैंने आपको पहली बार इसको करवा चुका हूँ, बहुत ही आसान सा सवाल है। सबसे गर्म जो होता है ये सहारा मरुस्थल हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, सबसे ठंडा जो है ये अंटार्कटिका हो जाएगा। सबसे अधिक वर्षा जो है चेरापूंजी में होती है और अत्यधिक सूखा जो है आपका चिली में पड़ता है। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से मिलान हो जाएगा। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 4 3 2 1। देखिए, 38वीं से 48वीं से लेकर 52वीं बीपीएससी में सवाल पूछा गया था। ये बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है। निम्नलिखित में से किस युग्म का जो है मिलान सही है। कह रहा है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, गर्मी की वर्षा, तो ये आप गलत हो जाएगा। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो है गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में, मतलब दोपहर के टाइम में जो है गरज के साथ वर्षा हो जाती है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मानसूनी क्षेत्र में पूरे साल भर जो है बारिश होती है, ऐसा नहीं है। ये एक मानसून एक नियत टाइम पर आता है और निचले क्षेत्रों में जाड़े की वर्षा होती है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, भूमध्य सागरीय जलवायु में प्रदेश की अधिकांश वर्षा शीतकाल में प्राप्त होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दोपहर पश्चात गरज के साथ सामान्य वर्षा होती है और यह लगभग वर्ष भर होती है। मानसूनी क्षेत्रों की अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकाल में मानसूनी हवाओं से प्राप्त होती है और मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा या तो नगण्य होती है या अनिश्चित होती है। अतः जो है विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। देखिए, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। इसमें एक तरफ खोजकर्ता का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ आपको जो है जन्म स्थान दिया गया है। तो अगर हम बात करें क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म स्थान जो है ये आपका इटली में है, तो ये आपका जो है 3 हो जाएगा, पहले का 3। इसके बाद जैक्स कार्टियर जो है ये फ्रांस के थे, तो ये आपका 4 हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें सर फ्रांसिस ड्रेक जो है यूनाइटेड किंगडम के थे, तो ये आपका 2 हो जाएगा। और फर्डिनेंड मैगलन जो थे, जिन्होंने धरती का चक्कर लगाया था, ये पुर्तगाल के थे। तो 3 4 2 1 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, बी विकल्प में ही आपको 3 4 और 2 1 दिख रहा है, तो बी विकल्प इसके लिए सही हो जाएगा। देखिए, 69वीं बीपीएससी का सवाल है, प्री 2023 में पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, मुंडी कहाँ है, ये तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही हो जाएगा। और बलपक्रम मेघालय में है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन भगवान महावीर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये गोवा में है, ये बिहार में नहीं है। कहाँ पे है? गोवा में। तो ये याद रखिएगा, गोवा में है, इसीलिए ये आपका जो है सुमेलित नहीं है, तो यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सुमेलित नहीं है ही पूछा था। बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में ये सवाल
सवाल पूछा गया था। देखिए मोइंडी राष्ट्रीय उद्यान भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यह भारत का 8वां सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। जो है भगवान महावीर अभ्यारण्य गोवा के मोल्लिम शहर में स्थित है। यह गोवा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है और वर्ष 1969 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था। बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान भारत के मेघालय राज्य में गारो हिल्स के पास स्थित है। यह समुद्र तल से 200 से 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला सवाल देखिए, वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है। वायुमंडल जो है अपनी अधिकतम ऊर्जा किससे प्राप्त करता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दीर्घ पार्थिव विकिरणों से या लघु पार्थिव विकिरणों से या सूर्य से या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में ये सवाल पूछा गया था और इसका सही जवाब जो है आयोग ने माना है सूर्य से, और ये भी सही भी है। वायुमंडल जो है अपनी अधिकतम ऊर्जा जो है सूर्य से ही प्राप्त करता है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए सूर्य पृथ्वी की ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है और पृथ्वी की कुल ऊर्जा का लगभग 40% सूर्य से ही प्राप्त होता है। पृथ्वी को जो सूर्य तक प्राप्त होता है वह लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होता है। दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण वायुमंडलीय गैसों विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं और वातावरण को अपत्यत्य रूप से जो है पृथ्वी के विकिरण द्वारा गर्म करता है। सूर्य से प्राप्त होने वाली लघु तरंग विकिरण के कारण ही पृथ्वी गर्म नहीं होती है। पृथ्वी की सतह अपनी अधिकांश ऊर्जा लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में प्राप्त करती है। अगला सवाल देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृहद एवं उच्च स्रोत है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृहद एवं उच्च स्रोत कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जंगल के पौधे के प्रकाश संश्लेषण से, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, ये भी आपका सही हो जाएगा। घास के मैदानों के पारिस्थितिक तंत्र के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, तो ये आपका सभी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए पृथ्वी की अन्योन्य आश्रित भौतिक प्रणालियों के मुख्य घटकों में से एक वातावरण है और पृथ्वी का वायुमंडल लगभग 78% नाइट्रोजन, N2 21% ऑक्सीजन O2 और जो है 2% अन्य गैसों से बना हुआ है। ऑक्सीजन के बृहद एवं उच्च स्रोतों में जंगल के पौधों के प्रकाश संश्लेषण, समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण एवं घास के मैदानों में पारिस्थितिकी तंत्र के पौधों के प्रकाश संश्लेषण जो है प्रमुख है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 का सवाल है कि इनमें से कौन सा जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। तो नवीकरणीय जो है कौन सा है, देखिए कोयला नवीकरणीय है, नाभिकीय ईंधन भी नवीकरणीय है और पेट्रोलियम भी नवीकरणीय है। तो ये आपका जो है कौन सा जवाब सही हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया है। कोयला, नाभिकीय ईंधन और पेट्रोलियम जो है ये अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। तो इनमें से कोई भी जो है ये आपका नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं जो है ये आपका सही हो जाएगा। देखिए कोयला, पेट्रोलियम और नाभिकीय ईंधन। अब नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऐसी ऊर्जा है जो खपत की तुलना में अधिक दर से जो है पुनः जो है प्राप्त कर ली जाती है। जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, हवा हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ख़त्म नहीं होती हैं, ये प्राप्त होती रहती हैं। दूसरी ओर अगर हम कोयले की बात करें, लगातार इसके भंडार घट रहे हैं, तेल के भंडार घट रहे हैं, तो ये सभी जो है इनको बनने में जो है करोड़ों साल लग जाते हैं। तो इसीलिए इनको जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं माना जाता है, इनको जो है अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत माना जाता है। तो ये आपका कोयला, पेट्रोलियम और नाभिकीय ईंधन जो है ये आपके अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, याद रखिएगा। तो इसका जो है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ई विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा है जो खपत की तुलना में अधिक दर पर पुनः प्राप्त की जाती है। उदाहरण के लिए सूर्य का प्रकाश और जो है हवा। दूसरी ओर जीवाश्म ईंधन, कोयला और तेल और गैस नवीकरणीय संसाधन है जिन्हें बनने में करोड़ों साल लगते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध है। 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध है तो द्वितीय विश्व युद्ध का अंत का दिवस है, या पृथ्वी पर नाभिकीय हथियारों के प्रतिबंध से है, या वातावरण से संबंधित जन जागरूकता से है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा वातावरण से संबंधित जो है जन जागरूकता। 22 अप्रैल को जो है प्रतिवर्ष जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और अगर हम 2025 की बात करें तो इसकी थीम थी आवर पावर आवर प्लेनेट, आवर पावर आवर प्लेनेट। अभी 2026 में अप्रैल आया नहीं है, जैसा ही अप्रैल आता है और नई थीम आती है वैसे हम आप सभी को जो है बताने का प्रयास करेंगे। देखिए 2025 की थीम मैंने आपके लिए लिख दी है। 2025 की जो थीम थी विश्व पृथ्वी दिवस की, ये आपका जो है आवर पावर आवर प्लेनेट था। 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस दुनिया भर में जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए मनाया जाता है। इसकी स्थापना
अमेरिकी सेनेटर गेराल्ड नेल्सन ने वर्ष 1970 में एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी। 22 अप्रैल 2024 को पृथ्वी दिवस की थीम थी ग्रह बनाम प्लास्टिक, और 25 में कौन सा था, तो आवर पावर आवर प्लेनेट। अगला सवाल देखिए 23वें नंबर का सवाल है, बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा गया सवाल है। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि जो है पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों की अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों की अधिकाधिक प्रजातियां किस जो है जंगल में निवास करती हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा चीड़ के जंगल में। ठीक है, चीड़ के जंगल में ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। टीआरई 3 का जो है ये सवाल था। देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षी की अधिकाधिक प्रजातियां जो है चीड़ के जंगल में निवास करती हैं, और भारत में पक्षियों की कुल प्रजाति 130 प्लस प्रजातियां हैं। अगला सवाल देखिए 24वें नंबर का ये सवाल है कि राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में जो है सुरक्षा दी जाती है, तो किसको सुरक्षा दी जाती है ये आपको बताना है। राष्ट्रीय उद्यान में अगर हम बात करें तो केवल जंतुजात को नहीं, केवल जो है पादप जात को नहीं, तो ये आपका संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को दी जाती है, जिसमें जंतुजात, पादप वर्ग और तमाम प्रकार के पेड़ पौधे भी आते हैं। तो बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 3 में यह सवाल पूछा गया था। देखिए राष्ट्रीय उद्यान में संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को जो है सुरक्षा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान उन क्षेत्रों में है जो प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य से सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय उद्यान जो है घोषित कर सकती है। अगला सवाल देखिए इस सेशन का आखिरी सवाल है दोस्तों, डालमेटियन तट है। डालमेटियन जो तट है ये कैसा तट है, तो ये काष्ठजन्य पर्वत पदीय तट है, याद रखिएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 17वीं बीपीएससी री एग्जाम 2024 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए दुनिया की सबसे ऊबड़ खाबड़ तट रेखाओं में से एक डालमेटियन तट मुख्यतः दक्षिणी यूरोप के क्रोएशिया के एड्रियाटिक सागर के किनारे स्थित है। यह एक काष्ठजन्य पर्वत पदीय तट का उदाहरण है और यहाँ काष्ठ स्थलाकृतियों का विकास हुआ है। नासा के अनुसार इस विशिष्ट तटीय भूमि का निर्माण हिमयुग के अंत के बाद भ्रंश और समुद्र के स्तर में वृद्धि के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ है। डालमेटियन तट रिया तट का भी उदाहरण है। इस दृष्टि से जो है विकल्प डी में नदी निक्षेपजन्य उत्तर भी सही हो सकता है, लेकिन ये जो है सी विकल्प को ही आयोग ने सही माना है, इसलिए हम भी सी विकल्प को ही सही मानेंगे। तो आज के इस सेशन के साथ ही और इस आखिरी सवाल के साथ ही हमारा जो है ज्योग्राफी का जो घटना चक्र का जितना भी इसमें सवाल दिया गया था, इंडियन ज्योग्राफी का और वर्ल्ड ज्योग्राफी का, ये हमारा जो है पोर्शन ख़त्म हो रहा है। अब अगले क्लास में हम जो है या तो आपका जो है इंडियन पॉलिटी देखने का प्रयास करेंगे या तो आपका बिहार जीके जीएस देखने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोग अगर बताएंगे तो थोड़ा सा आसानी रहेगी, वरना मैं अपने हिसाब से कोई भी एक टॉपिक जो है उठा लूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।